आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे देखकर आप सोचोगे कि काश आप भी इससे रिलेट कर पाते, क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। ये साकामोटो नाम के एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। उसका हर काम बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होता है, यहाँ तक कि अगर उसे कभी टीचर सजा भी देते हैं तो वो इतने परफेक्ट तरीके से उस सजा को लेता है कि सभी गर्ल्स उससे हमेशा इम्प्रेस रहती है। हालांकि अब जब वो इतना फेमस है तो स्कूल में पक्का ही उसके कुछ दुश्मन भी होंगे, मतलब कुछ लोग उसे देखकर जेलस भी फील करते ही होंगे। तो अब हम ऐसे ही तीन लड़कों से मिलते हैं जो कि साकामोटो के क्लासमेट हैं। इन तीनों के नाम है सासी, मारियो और केनकिन। ये साकामोटो से जलते हैं और आज उसका वेलकम करने के लिए इन्होंने गेट के कॉर्नर पर एक डस्टर लगा दिया था, जिससे कि साकामोटो जैसे ही अंदर आए वो डस्टर उसके सर पर लगे। लेकिन जब साकामोटो वहां पर अंदर आता है तो वो उस डस्टर को पहले ही कैच कर लेता है, जैसे कि उसे इसके बारे में पहले से ही पता हो। अब सभी गर्ल्स फिर से उसे देखकर इम्प्रेस थी और यहाँ पर सासी और उसके दोनों दोस्तों का पोपट हो चुका था। लेकिन अभी भी ये तीनों हार नहीं मानते। अब पहले तो इनकी क्लास कंटिन्यू होती है, पर जब लंच ब्रेक होता है तो साकामोटो अभी टॉयलेट जाता है। उसी दौरान वहां ये तीनों ही एक बाल्टी लेकर आते हैं और उस टॉयलेट की छत के ऊपर से साकामोटो के ऊपर पानी डाल देते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो पूरी तरह से गीला हो चुका होगा, लेकिन साकामोटो जब वहां से बाहर निकल कर आता है तो वो देखते हैं कि उसके पास एक ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला है। और अब यहाँ पर इनका एक और बार पोपट हो चुका था, लेकिन ये अभी भी हार नहीं मानते। अब जब साकामोटो वहां क्लास के अंदर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेंच और चेयर दोनों वहां पर नहीं है, क्योंकि उन तीनों ने ही उसे क्लासरूम के बाहर फेंक दी थी। लेकिन इससे भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जब वो क्लास में आया तो सभी गर्ल्स ये देखते हुए उसे अपने साथ बैठने का ऑफर दे रही थी, पर वो उन सभी के ऑफर को रिजेक्ट करते हुए वहां खिड़की खोलता और उसी के ऊपर बैठकर बड़े ही कूल तरीके से पढ़ने लगता है, जिसे देखकर सभी गर्ल्स और भी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। और इस बार भी प्लान फेल होने की वजह से वहां सासी और उसके दोस्त फिर से एम्बेरस फील कर रहे थे। अब जब क्लास पूरी हो जाती है तो वो तीनों बैठकर बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि उन्होंने इतने सारे प्लान बनाए लेकिन वो साकामोटो का कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब उन्हें फाइनली साकामोटो को पकड़कर पीटना होगा। वैसे डोरेमोन में हमने देखा था कि जापान में एक रूल है कि स्कूल की छुट्टी के बाद सभी बच्चे में से कुछ बच्चे रुककर क्लासरूम की साफ सफाई करते हैं। तो यहाँ पर आज का नोबिता साकामोटो था और अभी वो साफ सफाई कर रहा था, तभी एक लड़का आकर कहता है कि टीचर उसे लेबोरेटरी में बुला रहे हैं और ये लेबोरेटरी उसके ऊपर वाले फ्लोर पर बनी थी। अब जब साकामोटो वहां पर जाता है तो वहां पर वो तीनों, मतलब कि सासी, मारियो और किन किन पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। वो तुरंत ही गेट बंद कर देते हैं और साकामोटो को बांध देते हैं। अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो उसके साथ क्या करे। पहले वो सोचते हैं कि साकामोटो के मुंह पर केमिकल डाल देना चाहिए, लेकिन फिर उन्हें एक और आइडिया आता है कि वो उसकी थोड़ी बैड फोटो ले लेते हैं, जिसमें कि वो सभी गर्ल्स को ये बताएंगे, जिसके बाद साकामोटो भी उन्हीं की तरह एम्बेरस फील करेगा। अब वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन अभी उनमें से एक लड़का स्मोकिंग कर रहा था, जिस वजह से वहां पर आग लग जाती है और उन्हें डर लग रहा था कि वो क्या करे। इसीलिए अब वो तुरंत ही वहां से भागने लगते हैं, लेकिन अब गेट भी नहीं खुलता। वो तीनों बहुत डर चुके थे, लेकिन तभी वो साकामोटो को देखते हैं जो कि वहां आग के आसपास कूद रहा था। उन्हें लगता है कि शायद इस तरह से आग बुझ जाती होगी, इस वजह से वो तीनों भी ऐसा ही करने लगते हैं। अब इससे प्रैक्टिकली होता तो कुछ नहीं है, पर नीचे क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहे थे तो उन्हें इनके कूदने की आवाज आती है। ये बहुत ही तेज आवाज थी, इसीलिए वो तुरंत ही वहां से भागते हैं और यहाँ पर लेबोरेटरी के पास आ जाते हैं। और वहां उन्हें जानने को मिलता है कि यहाँ बेसमेंट के अंदर साकामोटो और बाकी वो तीनों अभी आग के आसपास कूद रहे हैं। वैसे तो अभी उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पहले वो आग बुझाते हैं, जिसके बाद वो साकामोटो से पूछते हैं कि आखिर वो लोग यहाँ पर कर क्या रहे थे। इस पर वो उन्हें बताता है कि मैं इन तीनों को अल्कोहल लैंप बनाना सिखा रहा था। अब टीचर उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें साकामोटो पर भरोसा था, और इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। वैसे अभी इस इंसिडेंट से वो तीनों साकामोटो के फैन हो चुके थे। वो सोच रहे थे कि हमने कितनी बड़ी गलती की कि हमने साकामोटो को पहचान नहीं पाया। अब एक दिन की बात है, हम देखते हैं कि साकामोटो जब अपने स्कूल के लिए जा रहा था तब वहां उस सिटी में बहुत खतरनाक तूफान आया हुआ था। लेकिन फिर भी साकामोटो किसी एवरेज मैथ्स टीचर की तरह अपना इनविजिबल अम्ब्रेला लेकर आगे बढ़ रहा था। तभी वहां पर एक बर्ड आती है और वो उस बर्ड के साथ रेस करने लगता है, लेकिन इतने में ही एक ऑब्जेक्ट उड़ते हुए आकर उस बर्ड को हिट करता है और वो बर्ड वहां से तूफान के साथ दूर फेंका जाती है। अब साकामोटो उसे बचाने के लिए जंप करता है, लेकिन वो नदी में गिर चुका था, पर लकीली उसने एक पत्थर के ऊपर ही पैर रखा था। अब वो अपना अम्ब्रेला ऊपर की तरफ करते हुए हवा में आ जाता है और यहाँ उस बर्ड को बचा लेता है। अब बारिश भी रुक चुकी थी और मौसम भी ठीक हो चुका था। इसके बाद वो तुरंत ही वहां से अपने स्कूल की तरफ पूरी स्पीड से भागता है, जिस वजह से वो लेट नहीं हुआ था। अब स्कूल जाकर वो देखता है कि एक लड़का जिसका नाम सीरा है, वो यहाँ पर सभी गर्ल्स को बता रहा था कि उसने लेटेस्ट एक मैगजीन में काम किया है, और वो यहाँ पर इसीलिए सबको ये बता रहा था जिससे कि सभी गर्ल्स उससे इम्प्रेस हो सके।
लेकिन तभी वहां उस क्लासरूम में एक लड़की आती है जो कि उनकी ही क्लासमेट है। वो यहाँ पर अपने साथ न्यूज़पेपर लेकर आई थी। वो बताती है कि इसमें एक फोटो है जिसमें एक लड़का है जो कि बिल्कुल साकामोटो की तरह दिखता है। असल में जब साकामोटो ने उस बर्ड को बचाया था तो किसी न्यूज रिपोर्टर ने उसकी फोटो ले ली और इससे साकामोटो अभी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आ गया था। अब इस वजह से सभी गर्ल्स फिर से उसके लिए पागल हो गई थी। लेकिन इस चीज से सीरा यहाँ बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि साकामोटो ने हर बार की तरह इस बार भी स्पॉटलाइट चोरी कर ली। वो फैसला करता है कि वो कुछ भी करके साकामोटो को शर्मिंदा फील करवा कर ही रहेगा। अब वो कुछ दिन तक इसी तरह से कई कोशिश करता है। जैसे कि साकामोटो जब एक बार सवाल का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ था तभी सीरा नीचे से चेयर को हटा देता है। लेकिन साकामोटो यहाँ पर इनविजिबल चेयर इमेजिन करके खुद की इमेज को वहां पर गिरने नहीं देता। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि अभी वो लोग ग्राउंड में गेम खेलने के लिए गए थे और जब वो लौट रहे थे तो पानी पीने के लिए वहां पर एक नल लगा हुआ था। अब सीरा उस नल को तोड़ देता है जिस वजह से पानी एकदम से साकामोटो के ऊपर आ जाता है। लेकिन इससे भी वो कूल ही लगता है। अब क्लासरूम में आने के बाद सीरा मन ही मन सोच रहा था कि उसने जितनी भी कोशिश की वो सब वेस्ट हो गई। लेकिन उसी समय वहां क्लासरूम में एक मधुमक्खी आ जाती है जिसे देखकर सभी गर्ल्स तो इतना डर गई थी कि वो बाहर की तरफ भाग जाती है और वो गेट भी लॉक कर लेती है, जिस वजह से सभी लड़के और टीचर वहां अंदर ही रह गए थे। टीचर सभी से बताते हैं कि हमें अपनी शर्ट उतार कर इस बी को यहाँ से भगाना होगा। अब सभी ऐसा ही करते हैं मगर यहाँ पर साकामोटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस शांत बैठा हुआ था। अब तभी वो मधुमक्खी जाकर सीधा साकामोटो के सर पर बैठ जाती है। अब ये देखते हुए सीरा यहाँ आगे आता और पेपर रोल बनाते हुए उस मधुमक्खी को मारने के बहाने साकामोटो पर हमला करने लगता है जिससे उसे चोट लग सके। लेकिन यहाँ पर साकामोटो ने अपना सर पहले ही पीछे की तरफ मोड़ लिया था जिस वजह से वो मधुमक्खी उड़ गई थी। वैसे अब वो मधुमक्खी जाकर सीधा सीरा को काटने वाली थी लेकिन साकामोटो यहाँ पर अपने कंपास की मदद से उसे रोक लेता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक बैटल होती है जिसके बाद साकामोटो ने अपने कंपास के थ्रू उस मधुमक्खी को पकड़ते हुए बाहर की तरफ फेंक दिया था। इस चीज से उसके सारे क्लासमेट हैरान थे और सभी साकामोटो की तारीफ कर रहे थे। अब एक दिन हम देखते हैं कि साकामोटो जब एक बर्ड को खाना खिला रहा था तभी वो नीचे देखता है कि उसी का क्लासमेट कोबूटा अभी कुछ लड़कों को पैसे दे रहा है। वो ये देखकर कुछ भी समझ नहीं पाया था पर बाद में जाकर वो उससे पूछता है लेकिन कोबूटा उससे कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं और वैसे भी तुम सिर्फ मुझसे पूछ रहे थे, क्या तुम मेरी मदद भी कर सकते हो। अब जब साकामोटो फिर से इसकी वजह पूछता है तो इस पर कुबूटा बताता है कि वो अपनी मदर से पैसे लेकर आता है क्योंकि ये लड़के उसे परेशान करते हैं और ये उसे परेशान नहीं करेंगे अगर वो इन्हें हर हफ्ते पैसे देता रहे। साथ ही इन्हें पैसे देने के लिए वो अपनी मदर से झूठ बोलता है कि उसे कुछ चीजें खरीदनी है। अब ये सुनकर साकामोटो हैरान था पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब अगले सीन में साकामोटो उसे एक ऐसी शॉप पर ले आया था जहाँ पर वो लोग काम कर सकते हैं। अभी कुबूटा तो काम नहीं करना चाहता था लेकिन मजबूरन उसे हाँ करनी पड़ती है। यहाँ पर उनकी जो बॉस है उसका नाम गोल्ड है और वो थोड़ी स्ट्रिक्ट भी थी। वैसे जब वो साकामोटो को देखती है तो उसे वो बहुत ही हैंडसम लगता है, इस वजह से वो उसे कैशियर का काम दे देती है जिससे कि वो हमेशा सबके सामने रहेगा और सभी लोग उसे देखकर अट्रैक्ट होंगे और खासकर गर्ल्स यहाँ पर ज्यादा आएंगी। अब दूसरी तरफ कुबूटा को कुछ काम मिला था कि उसे थोड़ी साफ सफाई करनी है, साथ ही उसे कुछ खाना बनाने में भी हेल्प करनी है। कुबूटा को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो सोच रहा था कि साकामोटो को बस खड़ा रहना है क्योंकि वो हैंडसम है जबकि उसे इतनी ज्यादा मेहनत करनी है। लेकिन अब फिर भी अब बॉस के डर से काम को मना नहीं कर सकता था। वो पूरी मेहनत करता और दिन भर इसी तरह से काम करता है और लास्ट में इसके लिए उसकी तारीफ भी होती है। गोल्ड खुद ही उसके पास आकर उसकी तारीफ करती है। इससे कुबूटा बहुत मोटिवेट हो चुका था और अब उसे ये काम भी पसंद आने लगा था। वो कुछ टाइम तक ऐसे ही लगातार रोज ये काम करते रहता है और अब फाइनली वो डे आ चुका था जिस दिन उन्हें अपनी फर्स्ट पेमेंट मिलने वाली थी। उन दोनों को ही पेमेंट का इन्वेलप मिलता है। वैसे अब आज का दिन भी पूरा होने वाला था। उसी समय वहां पर वो दोनों लड़के आते हैं जो कि कुबूटा को बुली करते हैं। वो यहाँ पर देखकर उसे हंसते हैं और कहते हैं कि कुबूटा शाम को उनसे पार्क में आकर मिले। अब शाम को वो वहां पर उनसे मिलने जाता है। साकामोटो भी छुप कर वहां पर आ चुका था। वो लोग कुबूटा से पैसे मांगते हैं जिसके बाद वो उन्हें पैसे देने ही वाला था लेकिन फिर उसे याद आता है कि साकामोटो ने उससे कहा था कि वो इस तरह से हमेशा इन्हें पैसे देता रहेगा तो वो कभी भी इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकता। अब इस वजह से कुबूटा उन्हें पैसे देने से मना कर देता है। वो लोग उस पर हमला करने लगते हैं मगर कुबूटा मार खा लेता है। लेकिन इस बार वो पैसे किसी भी कीमत पर देने वाला नहीं था। वो कहता है कि इन पैसों को मैंने बहुत मेहनत से कमाया है। अब तभी वहां पर साकामोटो आता है और वो अपने अंदाज में उन्हें थोड़ा सबक सिखाता है जिसके बाद अब कुबूटा भी समझ चुका था कि उसे भी आगे से लड़ना होगा और वैसे भी कुबूटा इतना पिट चुका था कि अब वो बिल्कुल भी पागलों की तरह लड़ते हुए उन पर हमला करने लगता है। साथ ही वो उनकी आंखों में रेत भी डाल देता है जिसके बाद वो लड़के समझते हैं कि ये तो पागल हो चुका है। इस वजह से वो वहां से भाग जाते हैं।
अब कुबुटा साकामोटो को थैंक यू कह रहा था, मगर साकामोटो वहां से चुपचाप चला जाता है क्योंकि उसे और भी कुछ काम करने थे। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि साकामोटो की क्लास में एक लड़की है जिसका नाम आईना है और वो साकामोटो से बात करना चाहती है, लेकिन साकामोटो किसी भी लड़की से बात नहीं करता। इस वजह से आईना को इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। वो इसके लिए कई बार अलग अलग टाइप से कोशिश करती है, जैसे कि वो साकामोटो के सामने आकर बैठती है, लेकिन साकामोटो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका पूरा ध्यान सामने ब्लैक बोर्ड की तरफ था। साथ ही आईना यहाँ उससे कॉपी करने की कोशिश भी करती है, लेकिन साकामोटो इतना फास्ट था कि वो ये भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद अब वो फैसला करती है कि वो गिव अप करते हुए किसी और लड़के को अपना दोस्त बना लेगी। वो साकामोटो से कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब जब वो जाने लगती है तभी साकामोटो खड़ा होता है। आईना को लगता है कि वो उससे बात करेगा, लेकिन वो वहां बाहर रेस ट्रैक पर एक डॉग को देखने के लिए खड़ा हुआ था। अब इस चीज से आईना और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसका दिल टूट चुका था। अब वो वॉशरूम में आती है और आईने में देखते हुए कहती है कि उसे किसी तरह से साकामोटो से बात करनी ही होगी। उसे तभी एक गेम के बारे में याद आता है जिसे काकोरी गेम कहते हैं, और इसमें खुद का और अपने दोस्तों का नाम एक कागज पर लिखकर उस कागज के ऊपर एक कॉइन रखना होता है। वैसे इसे एक पर्सन नहीं खेल सकता, इसके लिए कुछ ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। अब वो क्लास में आती है। यहाँ पर अभी साकामोटो तो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, इस वजह से उसे किसी और को ढूंढना था। तभी वहां पर दो और गर्ल्स आती है और एक तरह से देखा जाए तो वो उसकी दुश्मन ही है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर गेम खेलने के लिए हाँ कर देती है। उन दोनों का नाम था टनाका और यागी। अब इस गेम के दौरान वो तीनों ही एक कॉइन के ऊपर अपनी फिंगर्स रखती है और उनमें से एक अजीब अजीब सवाल पूछती है। अब उन्हें सिर्फ अपने नाम पर कॉइन को आने देना था। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन था वो था कि साकामोटो आखिर किसे पसंद करता है। वो तीनों ही चाहती थी कि वो कॉइन उनके नाम के ऊपर आए, इस वजह से वो इसके लिए लड़ती है, लेकिन कॉइन एक ही था। इस वजह से जब वो ऐसा कर रही थी तो अचानक से वो कॉइन उछलता हुआ गेम के बाहर गिरता है। अब कहा जाता है कि इस गेम में अगर कॉइन गलती से गेम के बाहर आकर गिर जाए तो ये बैड लक होता है, और इतने में ही अचानक से साकामोटो अजीब सा बिहेव करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि काकोरी गेम का जो इविल स्पिरिट है वो साकामोटो के अंदर आ चुकी है। वो तीनों बहुत डर जाती है और उस स्पिरिट से रिक्वेस्ट करती है कि वो साकामोटो की बॉडी को छोड़ दे, लेकिन वो स्पिरिट इनसे कहती है कि वो ऐसा नहीं करने वाली। अगर ये तीनों मिलकर यहाँ बेंचेस को एक के ऊपर एक रखकर 20 फीट ऊंचा टावर क्रिएट करती है तो वो ऐसा कर लेगी, वरना वो साकामोटो की बॉडी को अपने साथ माउंटेन पर लेकर चली जाएगी। ये सुनकर वो तीनों डर गई थी। वैसे वो तीनों ही बहुत भयंकर वाली दुश्मन है, इस वजह से टनाका और यागी तो ये करना चाहते थे, लेकिन आईना उन्हें मना कर देती है और कहती है कि उसने अभी तक कोई भी भारी चीज नहीं उठाई। लेकिन तभी वो उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने अभी ये काम नहीं किया तो इसका मतलब ये होगा कि तुम उस स्पिरिट को साकामोटो को यहाँ से ले जाने दोगी। ये सुनकर आईना बहुत हैरान थी। अब टनाका और यागी दोनों खुद ही उन बेंचेस को उठाकर वहां ऊपर की तरफ जमाने लगे थे। एक बेंच गिरते हुए यागी को लगने वाली थी, लेकिन तभी आईना वहां आगे आकर उस बेंच को हटाकर उसे बचा लेती है। इसके बाद वो फिर से बेंच को ऊपर की तरफ जमाते हैं और अपना टास्क पूरा करते हैं। साकामोटो अचानक से जंप करते हुए वहां उन सभी बेंचेस के ऊपर आ चुका था और यहाँ पर आकर अचानक से उसके अंदर से वो स्पिरिट चली जाती है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जिसके बाद वो तीनों बहुत खुश थी और वो साथी वहां से चली जाती है। टनाका और यागी मन में सोच रही थी कि आयना उतनी बुरी नहीं है जितना वो उससे मानती थी, और यहाँ पर अब उनकी दोस्ती भी हो चुकी थी। अब उनके जाने के बाद साकामोटो बताता है कि ये सब उसका प्लान था क्योंकि वो इन तीनों की दोस्ती करवाना चाहता था। इसके बाद हम साकामोटो की सीनियर्स को देखते हैं, जहाँ पर अभी मोरायामा नाम का एक लड़का हायाबुसा को बता रहा था कि साकामोटो सच में कमाल का है। हायाबुसा असल में उनकी गैंग का लीडर है। अब वो लोग पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, तो इस पर मोरायामा कहता है कि मैं तुम्हें खुद बताता हूँ। वो सीटी बजाता और साकामोटो वहां सामने आ चुका था। वो उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए बड़े ही कूल तरीके से उनका लंच सर्व करता है। ये देखकर हायाबुसा भी इम्प्रेस था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि साकामोटो अभी कुबूटा के साथ कहीं जा रहा था। तभी कुबूटा उससे पूछता है कि आखिर वो सीनियर्स की इतनी बात क्यों मानता है। इस पर वो कहता है कि वो अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा है, उसे अपने सीनियर की बात माननी चाहिए। लेकिन कुबूटा जानता था कि उसके सीनियर सिर्फ उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन इस पर साकामोटो कहता है कि उसे अपने सीनियर की बात माननी है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। पर अभी भी कुबूटा इस बात पर एग्री नहीं था। तभी सिटी की आवाज आती है जो कि यहाँ मुरायामा ने बजाई थी, और वो साकामोटो को बुलाकर कहता है कि उसे जूस पीना है। साकामोटो तुरंत ही उसे जूस लाकर दे देता है। तभी उसके दूसरे सीनियर भी कहने लगते हैं कि उन्हें भी जूस चाहिए। साकामोटो उन्हें भी जूस लाकर देता है। अब मुरायामा यहाँ पर सोच रहा था कि वो उससे कुछ भी काम करा सकता है, लेकिन इसकी लिमिट क्या होगी। वो तुरंत ही साकामोटो से हर काम का कहता है, जैसे कि उसके नाखून काटना, दाढ़ी बनाना, मसाज करना और ऐसे ही बहुत सारे काम। साकामोटो इन सभी काम को कर रहा था,
अभी एक बार और वो इसी तरह से सीटी बजाकर साकामोटो को बुलाता है और साकामोटो वहां पर जाता है, लेकिन अभी मोरायामा के पास कोई काम नहीं था, इसलिए हड़बड़ी में वो कह देता है कि तुम ऐसा कुछ करो जिससे कि मेरी लाइफ बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए। अब मोरायामा को नहीं लगा था कि साकामोटो इस बात को सीरियसली लेगा। उसे बस साकामोटो को एक तरीके से गलत साबित करना था कि साकामोटो हर कुछ कर नहीं सकता, पर उसने इस बात को सीरियसली ले लिया था। अब वो हर वो काम करता है जिससे कि मोरायामा की लाइफ इजी हो सके। जैसे कि जब वो टॉयलेट में बैठा हुआ था तो वहां पर टॉयलेट पेपर लेकर आता है। जब छुट्टी होती है तो वो उसके लिए एक ट्रॉली लेकर आता है जिसमें वो उसे बैठाकर घर ले जा सके। इन सब चीजों से मुरायामा परेशान हो रहा था और अब वो साकामोटो से छुपने लगा था, लेकिन साकामोटो उसे ऐसा भी करने नहीं देता। वो किसी तरह से उसे ढूंढ लेता है। मुरायामा को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इस वजह से वो जिम के केबिन में छुप गया था, लेकिन साकामोटो वहां पर भी आता और कहता है कि मैंने यही एक बेड तैयार कर दिया है, तुम यहीं पर सो सकते हो, इससे तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और तुम्हें घर तक भी जाना नहीं होगा। लेकिन अब मुरायामा कहता है कि बस अब बहुत हुआ, तुम्हें मेरे लिए काम करने की या मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है और यही मेरा ऑर्डर है। अगले दिन जब कैंटीन में सब लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि मुरायामा यहाँ पर खुद का खाना खुद से ले रहा है, जबकि वो खुद का काम खुद से कभी करता नहीं था। और दूसरी तरफ साकामोटो बैठा हुआ भी कुबुटा के साथ खाना खा रहा था। कुबुटा उससे पूछता है कि तुम्हारे काम का क्या हुआ, तो इस पर वो कहता है कि उसे काम से निकाल दिया है, शायद उसने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया। वैसे साकामोटो का हर काम परफेक्ट रहता है, लेकिन वो हमेशा स्कूल बिल्कुल कुछ सेकंड पहले ही पहुंचता है। मतलब जो वहां पहुंचने का लास्ट टाइम है वो उससे कुछ सेकंड पहले ही आता है। इस वजह से जो वहां का मेन टीचर है, जिसका ये काम है कि कोई भी बच्चा लेट आता है तो उसे वहां बाहर ही रोकना है, जो इस चीज से बहुत इरिटेट हो चुका था। आज भी साकामोटो बिल्कुल लास्ट टाइम पर आने वाला था और ये देखते हुए वो टीचर कसूडा वहां गेट को लगाने लगता है, लेकिन साकामोटो अपने साथ एक बैम्बू ट्री लेकर आ रहा था। कसूडा समझ चुका था कि साकामोटो उस बैम्बू ट्री की मदद से जंप करते हुए स्कूल में एंट्री लेगा, इस वजह से वो उसे रोकता है। पर यह सिर्फ साकामोटो की एक चाल थी। वो बैम्बू ट्री को वहीं पर लगाते हुए बाजू में जो जगह बच चुकी थी वहां से अंदर आता है। अब इस चीज से कसूडा और भी ज्यादा इरिटेट हो चुका था। वो केबिन में बैठा हुआ था, वो भी यही सोच रहा था कि आखिर वो किस तरह से साकामोटो की कोई गलती को साबित करे। एक दिन वो साकामोटो को देखता है क्लास के सबसे बदमाश बच्चों के साथ, और उन्हें देखकर लग भी रहा था कि शायद वो कुछ गलत करने वाले हैं। लेकिन जब वो वहां पर जाता है तो वो देखता है कि वो चारों बस वाटर बबल्स उड़ा रहे हैं। अब कसूडा को साकामोटो की कोई गलती नहीं मिल रही थी। जैसे कि जब वो क्लासरूम में पहुंचता है तो साकामोटो इस वक्त कुछ झाड़ुओं को अपने हाथ के ऊपर बैलेंस बना रहा था। उसे लग रहा था कि साकामोटो इनसे खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साकामोटो इस वक्त सीलिंग को साफ कर रहा था। अब इसी सब चीजों से परेशान होते हुए एक दिन वो फैसला करता है कि वो उनकी क्लास में आकर कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में उन्हें एजुकेशन देगा। तो वो ऐसा ही करता है। लेकिन यहाँ पर अभी साकामोटो जो कि लास्ट बेंच पर बैठा हुआ था, ये देखकर कसूडा को लगता है कि अगर वो जैसे ही लंच को खाएगा तो वो उसे सजा दे सकता है, और ऐसा ही होता है। साकामोटो जैसे ही एक बाइट लेता है तो कसूडा तुरंत ही उसे क्लास से बाहर जाने को कहता है, और इससे अब कसूडा का ईगो सेटिस्फाई हो चुका था। वो बहुत ही ज्यादा खुश था। साकामोटो ने जाते हुए थोड़े से चावल ले लिए थे और वो बाहर आते वक्त कुछ बोल रहा था, और अब बाहर आकर वो एक बर्ड को वो चावल खिलाने लगता है, और हमें पता चलता है कि उसने जानबूझकर खुद को इस सिचुएशन में डाला था जिससे कि वो उस बर्ड की मदद कर सके। ये देखकर कसूडा रोने लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अगले दिन वो फिर से वहां गेट के पास खड़ा था जहां पर साकामोटो आज भी बिल्कुल लास्ट सेकंड पर स्कूल पहुंचा था, लेकिन आज भी कसूडा उस गेट के बिल्कुल सामने था जिससे कि साकामोटो वहां से निकल ना पाए। लेकिन साकामोटो स्लाइड करते हुए निकल जाता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि एक दिन उनके स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन था जिसमें उन्हें दो लोगों की टीम बनाकर एक दूसरे की ड्राइंग बनानी थी। यहाँ पर सभी गर्ल्स अभी साकामोटो की ड्राइंग बनाना चाहती थी। इसके लिए वो उससे परमिशन लेने आती है, लेकिन वो लेट हो जाती है क्योंकि आयना ने पहले ही परमिशन ले ली थी। यहाँ साकामोटो अभी आयना की ड्राइंग बना रहा था और बाकी जितने भी गर्ल्स हैं वो साकामोटो की ड्राइंग बना रही थी। साकामोटो बहुत ही जल्द वो ड्राइंग कंप्लीट कर लेता है, लेकिन जब आयना उसे देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होते हुए कहती है कि क्या सच में साकामोटो उसे इस तरह से देखता है, क्योंकि उसने एक चिंपैंजी टाइप की ड्राइंग बनाई थी। लेकिन सभी गर्ल्स कह रही थी कि तुम इसे उल्टा करके देख रही हो, क्योंकि साकामोटो ने तो तुम्हें बिल्कुल एंजल की तरह बनाया है। अब जब वो उसे पलट कर देखती है तो वो हैरान रह जाती है। सभी गर्ल्स भी साकामोटो से कह रही थी कि वो उनकी भी ड्राइंग बनाए, जिस पर वो हाँ कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक दिन अचानक से केमिस्ट्री लैब के अंदर आग लग चुकी थी। कसूडा बाहर आते हुए आवाज लगाकर सभी को बताता है कि सभी को बाहर आना है। साकामोटो तुरंत ही अपनी वेसल निकालता और सीटी बजाते हुए सभी को एक एक करके नीचे ले आता है। अब जब नीचे काउंटिंग होती है तो उन्हें जानने को मिलता है कि एक क्लासमेट मिसिंग है। असल में सासी वहां पर नहीं था।
साकामोटो तुरंत ही अंदर भागता है और उसे वहां पर पता चलता है कि सासी तब वॉशरूम गया हुआ था। इस वजह से वो उसके वेसल को सुन नहीं पाया। यहाँ पर साकामोटो बिल्कुल खुद के कपड़ों को गीला करते हुए और जमीन पर लेटते हुए आगे बढ़ रहा था, क्योंकि जब बिल्डिंग में आग लग जाए तो यही कहना चाहिए। अभी जब सासी उसे देखता है तो वो हैरान था, लेकिन फिर साकामोटो उसे सब कुछ बताता है और इसके बाद वो उसे कपड़े में लपेटते हुए रस्सी के थ्रू नीचे भेज देता है। अब सभी को साकामोटो की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो अभी भी ऊपर ही था। लेकिन फिर वो एक कपड़े की मदद से एक पैरासूट टाइप की चीज बनाता और सेफली वहां से नीचे आ जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ महीने इसी तरह से बीत गए थे और अब समर वेकेशन का टाइम भी आ चुका था। इस वजह से अभी सासी, मारियो और किनकिन तीनों ही बोर हो रहे थे। वो पार्क में एक गड्ढा खोदते हैं जिससे कि कुछ लोग वहां पर आए और नीचे गिरे और इससे उनका थोड़ा एंटरटेनमेंट हो सके। तभी वहां पर साकामोटो आता और वो किसी चीज को ढूंढ रहा था, और ऐसा अक्सर लोग ट्रेजर ढूंढते वक्त करते हैं। यहाँ पर उन तीनों को उम्मीद नहीं थी कि साकामोटो उस ट्रैप में फंस सकता है, लेकिन वो उस गड्ढे में गिर गया था। वो तुरंत ही साकामोटो के पास जाते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन वो उस गड्ढे में था ही नहीं। ये देखकर वो तीनों ही बहुत हैरान होते हैं। अब साकामोटो को वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें आसपास भी कहीं नहीं मिलता। अगले दिन वो कुबोता के पास जाते हैं और जब वो उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि उसने साकामोटो को 3 दिन से नहीं देखा। वो आसपास के स्टोर वालों से और कुछ ऐसे लोगों से पूछते हैं जिन्हें वो जानते थे कि क्या उन्होंने किसी ऐसे लड़के को देखा जिसने की यूनिफॉर्म पहन रखी हो। वो सभी बताते हैं कि हाँ उन्होंने देखा है, लेकिन सभी 3 या 4 दिन पहले की बात बता रहे थे। मतलब पिछले 3 दिन से साकामोटो को किसी ने नहीं देखा था। वो तीनों परेशान हो जाते हैं और वो तुरंत ही वापस से पार्क की तरफ आते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा और उसकी मदर वहां से जा रहे थे। तभी वो बच्चा उस गड्ढे में गिर जाता है और वहां पर वो कहता है कि इस गड्ढे में तो एक और गड्ढा है। ये सुनकर वो तीनों हैरान थे। अब उस बच्चे और उसकी मदर के वहां से जाने के बाद वो तीनों उस गड्ढे के पास में आते हैं और वहां पर वो साकामोटो की उस बटन को देखते हैं जो कि उसी की यूनिफॉर्म की है। वो समझ गए थे कि ये गड्ढा साकामोटो ने खोदा है। वैसे यहाँ पर सासी कह रहा था कि मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। असल में हमारा वैकेशन चल रहा है, इसी वजह से साकामोटो ने ये गड्ढा खोदा है यहाँ से सीधा ब्राजील जाने के लिए, जिससे कि वो अपना वैकेशन एंजॉय कर सके, और इसीलिए हमें भी वहां पर चलना चाहिए। वो दोनों उससे कहते हैं तुम बेवकूफ हो गए हो, लेकिन सासी वहां पर जंप कर देता है। दूसरी तरफ हम साकामोटो को देखते हैं जो कि इस वक्त एक ड्राई क्लीनिंग शॉप पर आया हुआ था अपनी यूनिफॉर्म को ठीक कराने, क्योंकि उस गड्ढे को खोदते वक्त उसकी यूनिफॉर्म गंदी हो चुकी थी। अब वो वापस से पार्क में आता है जहाँ पर वो किनकिन और मारियो को देखता है, और सासी वहां पर नहीं था क्योंकि वो उस गड्ढे के अंदर कूद चुका है। अब यहाँ पर आकर वो उन्हें बताता है कि उसने ये गड्ढा यहाँ पर हॉट स्प्रिंग के लिए खोदा था। पहले से उसे यहाँ पर गड्ढा दिखा, इस वजह से उसे लगा यहाँ पर हॉट स्प्रिंग का काम चल रहा है और नीचे गर्म पानी निकल सकता है। इसी वजह से उसने और ज्यादा गहरा गड्ढा किया। ये सुनकर सासी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। हम देखते हैं कि अभी स्कूल की छुट्टियां फिर से खत्म हो चुकी थी और स्कूल लगना शुरू हो गया था। अभी साकामोटो और बाकी सभी की गेम क्लास थी जहां पर वो ग्राउंड में गेम खेल रहे थे। उसी दौरान साकामोटो बॉल फेंकता है जो कि सीधा जाकर कुबोता के फेस पर लगती है, जिससे उसे चोट आ गई थी। पर साकामोटो तुरंत ही आगे बढ़कर उसे नीचे गिरने से बचाता है और फिर अपनी शर्ट फाड़ते हुए उसके चेहरे पर बैंडेज लगा देता है। ये देखकर सभी गर्ल्स फिर से पागल हो रही थी, क्योंकि साकामोटो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था और इसी के साथ उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब इसके बाद हम उसी ग्रुप को देखते हैं जिसे हमने पहले देखा था। यहाँ पर हायाबुसा जो कि उस ग्रुप का लीडर है, वो मोरायामा और अपने बाकी सभी साथियों के साथ मिलकर स्कूल के कॉरिडोर में घूम रहा था। उसके जो साथी हैं और साथ ही स्कूल के कुछ लड़के हायाबुसा को बहुत ही ज्यादा कूल मानते हैं। वो सोचते हैं कि वो इस सिटी का सबसे कूल लड़का है। अभी यहाँ जब वो आगे बढ़ रहे थे तो हम देखते हैं कि सामने बहुत सारी गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स का एक बड़ा सा ग्रुप खड़ा था। उन्हें लगता है कि क्या पता ये शायद हायाबुसा के लिए खड़े होंगे, लेकिन जब वो वहां पहुंचने वाले थे तभी हम देखते हैं कि साकामोटो की वहां पर एंट्री होती है और उसे देखकर सभी गर्ल्स पागल ही हो जाती है। कुछ तो अपने ट्रैक सूट लेकर उसका पीछा कर रही थी और कह रही थी कि वो अपना ऑटोग्राफ दे दे। ये देखकर हायाबुसा बहुत ही ज्यादा हैरान था, लेकिन जब वो साकामोटो की शक्ल ध्यान से देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में मोरायामा ने उसे बताया था। लेकिन अभी वो कंफर्म करने के लिए मोरायामा से ये चीज पूछता है, मगर यहाँ पर मोरायामा छुपा हुआ था और उसे बहुत ही वियर्ड फील हो रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि साकामोटो उसे देख ले और वो फिर से वही हरकतें करने लगे जो कि वो पहले कर रहा था। अब मोरायामा को इस हालत में देखकर हायाबुसा हैरान था। वो सोचने लगता है कि आखिर इसे अचानक से हो क्या गया, और जब वो ये चीज उससे पूछता है तो मोरायामा यहाँ पर कहने लगता है कि साकामोटो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हायाबुसा को भी उससे दूर रहना चाहिए। अब इस बात से वो और भी ज्यादा हैरान था। वो सोचने लगा था कि आखिर ये साकामोटो चीज क्या है, जिसके बाद वो उससे खुद बात करने का डिसाइड करता है। और जब क्लास स्टार्ट हो चुकी थी तो वो अचानक से क्लास में एंट्री लेता और यहाँ पर साकामोटो के पास आता है।
अभी क्लास के सभी बच्चे हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वो यहाँ पर साकामोटो से लड़ने के लिए आया है, लेकिन हायाबुसा साकामोटो से आकर कहता है कि वो उससे फेस टू फेस अकेले में बात करना चाहता है। साकामोटो इसे थोड़ा सा गलत समझ लेता है और तुरंत ही एक क्ले पर अपने चेहरे का डिजाइन बनाते हुए उसे दे देता है और कहता है कि लो फेस टू फेस बात कर लो। लेकिन हायाबुसा को इस पर गुस्सा आ जाता और उसे लग रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। अब वो उसको कुछ भी कहे इसके पहले ही क्लास की सभी गर्ल्स अचानक से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। हायाबुसा मन में सोच रहा था कि शायद ये साकामोटो का सिग्नल था, क्योंकि साकामोटो तो आराम से बैठा है। शायद उसने सभी को सिग्नल दिया कि वो लोग उसके ऊपर हमला करें। अब कुछ गर्ल्स को रोकने के बाद वो तुरंत ही उस क्ले को तोड़ देता है और कह देता है कि मुझे मजाक पसंद नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है और अगर तुम भी बात करना चाहो तो शाम को नदी किनारे मुझसे आकर मिलना। और इसके बाद अब वो वहां से चला गया था। अब कुछ देर के बाद कुबोटा यहाँ पर साकामोटो से पूछता है कि क्या वो सच में उससे मिलने के लिए जाएगा, जिस पर वो कहता है कि नहीं, आज क्लास के बाद मुझे यहाँ पर रुककर सफाई करनी है, मुझे उससे मिलने का टाइम नहीं है। लेकिन बाहर ये चीज हायाबुसा के कुछ साथियों ने सुन ली थी। अब वो कुछ भी करके साकामोटो को याद दिलाना चाहते थे कि उसे जाकर हायाबुसा से मिलना है, इसीलिए वो अलग अलग ट्रिक्स अपनाते हैं। पहले तो वो जब साकामोटो टॉयलेट जाता है तो उसके जूते कहीं छुपा देते हैं और जहाँ पर उसने जूते रखे थे वहां पर मार्कर से लिख देते हैं कि उसे शाम को नदी किनारे हायाबुसा से मिलने के लिए जाना है। लेकिन साकामोटो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो क्लास में बैठा था तो उन्होंने उसका स्केल चुरा लिया था। वो ऐसा अभी इसीलिए कर रहे थे जिससे कि साकामोटो का ध्यान उनके ऊपर जाए, पर वो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अब इससे उन दोनों लड़कों को भी और गुस्सा आ गया था और अगली बार वो सच में बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो जाते हैं कुबोटा के पास और उसके सारे बाल काट देते हैं। और अभी जब छुट्टी के बाद साकामोटो कुबोटा को ढूंढ रहा था घर लौटने के लिए तो उसे कुबोटा कहीं मिलता नहीं। लेकिन कुछ देर के बाद जब उसे वो मिलता है तो वो देखता है कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। ये देखकर वो हैरान था। कुबोटा कहता है कि कोई बात नहीं, ये वापस से उग जाएंगे। लेकिन अचानक से वो रोने लगता है क्योंकि असलियत में वो बहुत ही ज्यादा दुखी था। और जैसे ही वो रोने के लिए सर नीचे करता है तो अचानक से उसके सर के ऊपर चला हुआ मार्कर साकामोटो को दिखता है, जिस पर लिखा हुआ था कि उसे याद से हायाबुसा से मिलना होगा। वो सोचता है कि ये बहुत सीरियस हो रहा है और अगर वो उससे मिलने नहीं गया तो क्या पता ये लोग अपनी हद पार कर दे। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो जाकर हायाबुसा से मिलेगा। वैसे यहाँ पर पहले वो कुछ चीजों से कुबोटा के लिए नकली बाल बना देता है जिससे कि उसे ज्यादा अजीब ना लगे। और इसके बाद वो सीधा ही वहां नदी के किनारे चला जाता है। अभी मौसम खराब था पर जब साकामोटो वहां पर पहुंचता है तो हायाबुसा और उसके बहुत सारे साथी वहां पर उसका इंतजार कर रहे थे। साकामोटो को देखते ही हायाबुसा यहाँ पर तुरंत ही उस पर हमला कर देता है। लेकिन इतने में ही एक पुलिस ऑफिसर वहां पर आता और उन्हें रोक लेता है। वो कहता है कि तुम इस तरह से लड़ नहीं सकते। लेकिन साकामोटो सिचुएशन को संभालते हुए उनसे कहने लगता है कि हम लड़ नहीं रहे थे, बल्कि हम यहाँ पर एक गेम खेल रहे हैं। अब किस्मत से उस पुलिस ऑफिसर ने भी अपने यंग एज में इस गेम को खेला था, इस वजह से वो उनकी बात मान लेता है। इस गेम में सामने वाले प्लेयर को धक्का देकर गिराना होता है। सामने वाले पर अटैक नहीं किया जा सकता, सिर्फ अपने हाथ का इस्तेमाल ही किया जा सकता है। अभी वो पुलिस ऑफिसर इनसे कहता है कि तुम तो बहुत ही मजेदार गेम खेल रहे हो, मुझे भी इसे खेलने में बहुत मजा आता है, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है, इस वजह से मैं ये गेम खेल तो नहीं सकता, लेकिन तुम लोगों को खेलते हुए देख जरूर सकता हूँ। ये सुनकर हायाबुसा हैरान था, पर खुद को बचाने के लिए उसे भी इस गेम को खेलने के लिए हाँ करनी पड़ती है। अब गेम स्टार्ट होता है और हायाबुसा भी अब सीरियसली इस गेम को खेल रहा था। वो साकामोटो पर कई सारे हैंड अटैक करता है, लेकिन साकामोटो उन सभी को रोकते हुए उससे बच रहा था। अब तभी बारिश होने लगती है, लेकिन वो दोनों रुकते नहीं, वो दोनों गेम को कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पर जब हायाबुसा के आदमी मतलब उसके साथ ही चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे तभी हायाबुसा उन्हें रोक देता है और कहता है कि मैं एक फेयर फाइट करना चाहता हूँ। अब इसी तरह से गेम बहुत देर तक चलता है। साकामोटो देखता है कि बारिश में हायाबुसा बहुत ही ज्यादा भीग चुका है और ऐसे ही अगर चलता रहा तो इससे उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इसीलिए वो अपना फाइनल मूव करता है। वो अपना हाथ हवा में उठा लेता है, जो देखकर सभी हैरान थे। सभी को लग रहा था कि शायद साकामोटो बिजली समन करने वाला है, लेकिन ऐसा था नहीं। वो बस यहाँ पर टैक्सी बुला रहा था। जैसे ही टैक्सी वहां पर आती है, और वैसे भी हायाबुसा का ध्यान तो अभी आसमान पर कड़कती हुई बिजली पर था, इस वजह से साकामोटो उसे हल्का सा धक्का देकर टैक्सी में बिठा देता है। वो बताता है कि उसने बस ऐसा इसीलिए किया जिससे कि हायाबुसा की तबीयत खराब ना हो। अब हायाबुसा और उसके सभी साथी गाड़ी में बैठ जाते हैं और साकामोटो भी गाड़ी में बैठ गया था और वो सभी साकामोटो से माफी भी मांग रहे थे। साकामोटो भी उन्हें माफ कर देता है, लेकिन वो कहता है कि इसके बदले उन्हें उसके साथ चलना होगा और वो जो भी कहे वो करना होगा। अगली सीन में हम देखते हैं कि पहले वो मॉल गए थे, जहाँ से वो बहुत सारी वेजिटेबल्स लेकर आए थे जो कि बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसके बाद वो सीधा कुबोटा के घर पर आ गए थे, जहाँ पर हायाबुसा और उसके सभी साथी उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने सच में बहुत बड़ी गलती की थी। कुबोटा भी अपना दिल बड़ा रखकर उन्हें माफ कर देता है
और अब वो इतनी सारी वेजिटेबल लेकर आए थे कि कुबोटा अकेला तो उन्हें खा नहीं सकता। इस वजह से वो उन्हें पार्टी के लिए इनवाइट करता है। वो लोग तुरंत ही अंदर आ जाते हैं जहाँ पर अभी वो पार्टी करते हैं, लेकिन साकामोटो उनके साथ में नहीं बैठा था। वो जाकर विंडो साइड पर बैठा हुआ था, क्योंकि हमें पता चलता है कि कुबोटा की मदर साकामोटो को पसंद करती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हायाबुसा को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बारिश में भीगने की वजह से साकामोटो को थोड़ा सा बुखार आ रहा था और आज ही सबके चेकअप का दिन था। वो मॉनिटर के तौर पर सभी की रिपोर्ट यहाँ पर नर्स को ला कर देता है, लेकिन नर्स देखती है कि बाकी सब तो ठीक है, पर साकामोटो को ही बुखार आया है। इस वजह से वो उसको रेस्ट करने को कहती है, लेकिन वो एक ओनियन लीफ को गर्दन पर बांध कर कहता है कि मुझे रेस्ट की जरूरत है। और इसमें भी वो कूल लग रहा था। इस वजह से फिर से स्कूल की लड़कियां पागल हो चुकी थी उसके लिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ जूनियर स्कूल के बच्चे एक गेम खेल रहे थे। वो एक स्टोन अपने पास रखे थे जिसे उन्हें गिरने नहीं देना है, और रास्ते में जितने भी ऑब्स्टेकल आते हैं, मतलब जितने भी लोग आते हैं, उन्हें संभल कर उन्हें पार करना है और वो स्टोन गिरना नहीं चाहिए। तभी उस दौरान वो साकामोटो को देखते हैं जो कि यही गेम अकेले अकेले खेल रहा था, और उसकी स्किल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई थी। वो बहुत ही स्पीड से चल रहा होता है बिना स्टोन को गिराए। ये देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और अगले दिन से वो उसके एक्शंस को फॉलो करने लगते हैं। साकामोटो अभी जो फुटपाथ पर व्हाइट लाइन होती है उस पर चल रहा था। ये देखते हुए वो भी सेम ऐसा ही करते हैं। रास्ते में एक और आदमी सामने से उसी व्हाइट लाइन पर से आ रहा था, लेकिन साकामोटो उसके ऊपर से जंप करते हुए उसे पार कर लेता है। अब ये तीनों बच्चे भी ये देखकर हैरान थे, और वो भी उस आदमी को झुकने का कहकर ऐसा ही करते हैं। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो व्हाइट लाइन एक जगह पर एंड हो रही थी। तभी साकामोटो रुकता है और यहाँ पर उन तीनों लड़कों का जो लीडर है उसको एक व्हाइट टॉयलेट पेपर देता है और कहता है कि जब रास्ता खत्म हो जाए तो तुम्हें खुद का रास्ता खुद से बनाना है। जिसके बाद वो टॉयलेट पेपर रूल को स्क्रोल करते हुए खोल देता है और एक नया रास्ता क्रिएट करता है। अब साकामोटो वहां से चला गया था और वो रास्ता असल में जाता था एक स्टोर की तरफ जहां पर वो गया था। दूसरे रास्ते में जब वो तीनों वहां पर पहुंचते हैं तो वो साकामोटो से मिलते हैं, और अब वो उसके फैन हो चुके थे। इस वजह से वो उसका ऑटोग्राफ लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो एक दिन साकामोटो की तरह स्किल्स को रीच करेंगे। इसके बाद अब वो वहां से चले गए थे। अगले सीन में हम साकामोटो की ही स्कूल की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेगुमी है, और इसे साकामोटो की छुपकर फोटो लेना बहुत पसंद है, क्योंकि ये असल में साकामोटो के प्यार में पड़ी है। बाकी लड़कियों की तरह तो ये अक्सर साकामोटो की कई सारी फोटोज लेती है। वैसे ज्यादातर इसने कभी नोटिस नहीं किया था, लेकिन आज इसने पहली बार नोटिस किया कि साकामोटो की ज्यादातर फोटोज में एक घोस्ट स्पिरिट दिखती है जो कि उसके आसपास ही होती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और बहुत डर भी गई थी, लेकिन वो फैसला करती है कि वो साकामोटो को इस बारे में बताएगी जिससे कि वो स्पिरिट उसे कुछ नुकसान ना करे। लेकिन जब वो साकामोटो को रोकती है तो वो शर्मा जाती है और सोचती है कि अगर उसने बताया तो साकामोटो को पता चल जाएगा कि वो छुपकर उसकी फोटोज ले रही थी। इस वजह से वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाती और चुप हो जाती है। अभी साकामोटो को भी कुछ जरूरी काम था, इस वजह से वो भी ज्यादा नहीं पूछता और वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से साफ सफाई करने का आइटम, मतलब एक झाड़ू और एक और आइटम अपने आप ही चलते हुए साकामोटो की तरफ जा रहे थे। ये देखकर मेगुमी हैरान थी। वो उसे आवाज लगाने ही वाली थी, लेकिन तभी साकामोटो उन्हें डॉज कर लेता है और उनके ऊपर बैठकर वहां से चला जाता है। मेगुमी फैसला करती है कि अब भले ही जो भी हो, लेकिन वो साकामोटो को किसी भी तरह से इस बारे में बताएगी। वो कुछ देर के बाद फिर से साकामोटो से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या उसके साथ कुछ अजीब चीजें हो रही है, जिस पर वो उसे बताता है कि वैसे तो उसके साथ कुछ अजीब नहीं हो रहा, लेकिन वो एक बात से हैरान है कि कुबोटा के बाल नॉर्मल स्पीड से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इस बात से मेगुमी तो ये बात समझ चुकी थी कि साकामोटो को उस स्पिरिट के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तभी अब उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। साकामोटो उस आवाज की तरफ भागता है तो वो देखता है कि टॉयलेट के अंदर जो वॉश बेसिन है वहां पर कुछ बाल फंसे हुए थे। ये देखकर वो सभी हैरान थे क्योंकि वो कुछ बाल बहुत ही ज्यादा मात्रा में थे, बिल्कुल विग की तरह। अब ये देखकर मेगुमी हैरान थी, पर साकामोटो तभी उन बाल को धोते हुए वहां से ले जाने लगता है। मेगुमी सोचती है कि आखिर साकामोटो इनका करेगा क्या। वो तुरंत ही उसके पीछे भागती है, लेकिन साकामोटो वहां पर कुबोटा के पास पहुंचता है और उसके सर पर उन बालों को फिट करने लगता है। ये देखकर मेगुमी हैरान थी। यहाँ पर वो बाल अपने आप ही हिल रहे थे, लेकिन साकामोटो को लगता है कि शायद कुबोटा हिल रहा है, इसीलिए वो कुबोटा से बार बार कह रहा था कि हिलो मत। ये देखकर मेगुमी और भी ज्यादा हैरान थी। अब कुछ देर के बाद वो फैसला करती है कि वो इस बारे में साकामोटो को नहीं बता सकती, इसीलिए वो इसके बारे में कुबोटा को बताएगी। वो कुबोटा से अकेले में मिलती है और वो उसे बताती है कि वो साकामोटो की फोटोज ले रही थी जिस दौरान उसे वो स्पिरिट दिखी। अब कुबोटा उसे आइडिया देता है कि वो उसकी इस तरह की फोटो ले जो कि नॉर्मल लगे, और फिर वो उन्हें साकामोटो को दिखा सकती है। शायद उन फोटोज में भी वो स्पिरिट दिखाई दे। कुबोटा का ये आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वैसे वो भी कुछ अजीब चीजें नोटिस कर रहा था, इसीलिए वो अभी मेगुमी की मदद करना चाहता था। मेगुमी अगले सीन में अभी साकामोटो की छुपकर फोटो ले रही थी जो कि इस वक्त अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। इस वजह से ये फोटो अजीब नहीं होती
और इन फोटो में भी वो घोस्ट स्पिरिट दिखाई देती है। पर जब मेगुमी वहां पर जाने वाली होती है तभी वहां पर आईना आकर साकामोटो को कुछ कुकीज देने लगती है। इस वजह से मेगुमी रुक जाती है और वो सोचती है कि वो सच में बहुत ही अजीब काम कर रही है। वैसे कुबोटा ने उसे ये भी कहा था कि जिस तरह से मेगुमी साकामोटो पर नजर रखती है उसी तरह से ये स्पिरिट भी हो सकती है जो कि दूसरी वर्ल्ड से आई हो और साकामोटो पर छुपकर नजर रख रही हो। शायद वो भी साकामोटो को पसंद करती हो। ये बात मेगुमी को सही लगती है। वो उन सभी फोटोज को फिर से देखती है। उसे लग रहा था कि वो स्पिरिट कुछ कहना चाहती है और जब वो सारी फोटोज को एक साथ मिलाकर फ्लिप करके देखती है तो उसे समझ में आता है कि हाँ वो सच में कुछ कह रही है। इस वजह से वो तुरंत ही सभी फोटोज को प्रिंट कर लेती है और साकामोटो के पास आकर उन्हें फ्लिप करते हुए बताती है कि यह स्पिरिट साकामोटो से कुछ कहना चाहती है कि वो उसे पसंद करती है। अब ये सुनकर तो साकामोटो को बहुत हैरान होना चाहिए था, पर यहाँ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि लग रहा था जैसे कि ये चीज मेगुमी कह रही है। इस वजह से मेगुमी को बहुत ही ज्यादा वियर्ड फील होता है। लेकिन यहाँ पर साकामोटो ने उसकी बात मान ली थी। वो कहता है कि ठीक है, मुझे भी उस स्पिरिट को कुछ जवाब देना होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं देना चाहता और इसी वजह से मैं उसे फोटोकॉपी के थ्रू ही जवाब दूंगा। अब साकामोटो वहां से चला गया था लेकिन मेगुमी को लग रहा था कि शायद उसने उसका मजाक उड़ाया और अब साकामोटो उससे हेट करेगा। लेकिन जब वो पीछे जाती है तो वो देखती है कि साकामोटो तो सच में फोटोकॉपी के थ्रू अपने फेस की बहुत सारी फोटोकॉपी बना रहा था जिसमें वो ये कह रहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, ये बहुत अच्छी बात है और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। अब ये जो फोटोज बनी थी वो अचानक से हवा में उड़ने लगती है और वो स्पिरिट उन्हें लेकर अपने साथ चली जाती है और इसके बाद से कभी भी मेगुमी को किसी भी फोटो में वो स्पिरिट नहीं दिखाई दी। साथ ही अब मेगुमी को भी ये परमिशन मिल चुकी थी कि वो खुलेआम साकामोटो की फोटोज ले सकती है और उसे कोई कुछ नहीं कहेगा और ना ही कोई गलत समझेगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि अभी सासी मारियो और किनकिन तीनों ही एक लाइब्रेरी आए हुए थे और ये एक वीडियो लाइब्रेरी थी जहाँ पर बुक्स और मैगजीन के अलावा फिल्म वगैरह भी थी। यहाँ पर वो उन्हें रेंट पर ले सकते थे, लेकिन वो इन तीनों ही चीज के लिए नहीं आए थे क्योंकि अभी इस लाइब्रेरी में बड़े लोगों के लिए एक एडल्ट सेक्शन भी ज्वाइन किया गया है जहां पर 18 प्लस मूवीज मिलती है, तो इन्हें वही चाहिए थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि ये वहां पर जाकर उन फिल्म को लेकर नहीं आ सकते, तभी उन्हें वहां पर साकामोटो दिखाई देता है और वो हर काम में परफेक्ट है। इस वजह से इसमें भी वो साकामोटो की मदद मांगते हैं। साकामोटो एक दोस्त होने के नाते उन्हें मना नहीं करता और उनकी बात मान लेता है। वो बड़े ही चालाकी के साथ अलग अलग वीडियो शेल्फ के पास से निकलते हुए सीधा वहीं से निकलता है जहां पर वो सारी मूवीज रखी हुई थी और बहुत ही स्पीड के साथ बहुत सारी मूवीज की कैसेट निकालते हुए वहां से बाहर आने लगता है। ये देखकर सासी मारियो और किनकिन तीनों ही हैरान थे और सोच रहे थे कि फाइनली उनका प्लान कामयाब होगा। लेकिन तभी अचानक से उनकी क्लास की तीन गर्ल्स यानी कि आइना, यागी और टनाका वहां पर आ जाती है। वो दूसरी मूवीज लेने के लिए आई थी, तो यहाँ पर वो अभी साकामोटो को देख ना ले इसीलिए साकामोटो को छुपना पड़ता है। वैसे वॉइस कॉल के थ्रू उन तीनों ने यहाँ पर साकामोटो को बता दिया था कि उनकी क्लास की गर्ल्स यहाँ पर हैं। साकामोटो को छुपकर उन कैसेट्स को बाहर लाना होगा। साकामोटो बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ता है। अभी वो तीनों गर्ल्स अलग अलग बुक शेल्फ के पास थी, इस वजह से साकामोटो को थोड़ी सी आसानी होती है दो गर्ल्स को डॉज करने में। लेकिन जब वो वहां से निकलने ही वाला था तभी एक वीडियो कैसेट के शेल्फ के पास उसे कुबोटा की मदर दिखती है। अब अगर वो उसे देख लेती तो अभी साकामोटो फंस सकता था। इस वजह से फिर से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, पर यही मिस्टेक हो जाती है क्योंकि तभी उसे आयना ने देख लिया था। वो तुरंत ही पीछे से साकामोटो को आवाज लगाती है, जिसके बाद यागी और टनाका भी वहां पर आ जाती हैं। अभी साकामोटो ने उन कैसेट्स को छुपा रखा था लेकिन ज्यादा देर तक वो उन्हें छुपा नहीं सकता था। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से रोबोटिक मूव के साथ उन कैसेट को एक वीडियो कैसेट शेल्फ के अंदर रख देता है। अभी उन तीनों गर्ल्स का ध्यान साकामोटो पर था, इस वजह से उन्होंने उन कैसेट्स को नहीं देखा और वो फाइनली बच गया था। वो यहाँ पर साकामोटो को किसी कैसेट्स के बारे में बताने के लिए आई थी। वो उससे भी पूछती है कि वो यहाँ पर क्या लेने आया है, जिस पर साकामोटो अपनी वाली मूवी का नाम बताता है जो कि वो लेने आया था। उसका नाम है माई समर वेकेशन विद अ बर्ड। वो अपनी अपनी मूवी दिखाते हैं। कुछ टाइम के बाद साकामोटो फ्री हो गया था और वो वहां से लौटते वक्त वापस से उन कैसेट्स को उठा लेता है। ये देखकर सासी मारियो और किनकिन तीनों ही बहुत खुश थे कि उनका प्लान लगभग कामयाब होने वाला था। लेकिन बाहर जहां पर वो चेकआउट करते हैं और लिखते हैं कि उन्होंने क्या बुक ली, वहां पर जो नया लड़का था उसकी जगह पर वहां का बॉस खुद ही आ जाता है। और अब जब साकामोटो वहां पर पहुंचता है तो वो उसकी शर्ट को देखकर समझ जाता है कि साकामोटो एक स्कूल बॉय है और किसी भी कम एज के लड़के को वो मूवीज प्रोवाइड कराना इलीगल हो सकता है। इस वजह से वो मना कर देता है। पर साकामोटो यहाँ पर इस तरीके से बिहेव करता है जैसे कि वो कोई बच्चा नहीं, वो बड़ा है। लेकिन अभी भी वो आदमी मानता नहीं। तभी साकामोटो अपने शर्ट को ऊपर करते हुए अपने द्वारा बनाई गई घड़ी दिखाता है
और वो इस तरह से बिहेव करता है जैसे उसे कहीं जाने के लिए लेट हो रहा है। साकामोटो के एक्शंस देखते हुए वो आदमी शॉक था और उसे भी वो घड़ी बिल्कुल गोल्डन वॉच मतलब असली घड़ी लग रही थी। इस वजह से वो फाइनली हार मानकर साकामोटो को वो कैसेट्स ले जाने देता है, जिसके बाद साकामोटो बाहर आता और मारियो किनकिन और सासी को वो सारी कैसेट्स दे देता है। अभी साकामोटो ने इतना अच्छा काम किया है, इस वजह से वो साकामोटो को भी इनवाइट करते हैं उनके साथ वो मूवीज देखने के लिए, लेकिन साकामोटो मना कर देता है। अभी उसने इतने साफ तरीके से मना कर दिया था कि वो तीनों भी सोचते हैं कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे, जिसके बाद उन्हें सच में ऐसा लगता है कि हाँ वो गलत कर रहे हैं और फिर वो उन कैसेट्स को वापस करने का डिसाइड करते हैं। अब कुछ दिन बाद की बात है, साकामोटो के स्कूल में एक गैदरिंग इवेंट हो रहा था जिसके दौरान उन्हें कई सारे गेम खिलाए जाने थे। अब हर बार जब ये इवेंट होता है तो बॉयज की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि उनकी टीम में साकामोटो होता है, लेकिन इस बार ये सभी रिलैक्स थे। पर तभी सीरा वहां पर आता और सभी से कहने लगता है कि वो कब तक साकामोटो के ऊपर डिपेंड रहेंगे। वैसे भी साकामोटो हर बार अच्छा परफॉर्म करके क्रेडिट खुद ही ले जाता है, जिसकी वजह से सभी गर्ल्स उससे इम्प्रेस रहती है। हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम भी फेमस हो सके। सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं कि हम कभी भी साकामोटो को किसी भी गेम में हरा नहीं सकते। सीरा कहता है कि बिल्कुल तुम सब सही कह रहे हो, लेकिन हम कुछ ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। जिसके बाद अब पूरी क्लास का एक ग्रुप बन चुका था और इसके बाद सीधा गैदरिंग वाला दिन आता है। सबसे पहला गेम था कि उन्हें दौड़ते हुए जाना था और एक ब्रेड हवा में रस्सी के थ्रू बंधा होगा, उसे अपने मुंह से निकालना है और फिनिश लाइन तक पहुंचना है। लेकिन अब इन लोगों ने साकामोटो का जो ब्रेड था उसे बहुत ही ज्यादा टाइट बांध दिया था। साकामोटो जब उसे उछलकर बाइट करता है तो वो उसे तोड़ ही नहीं पाता। अब उसे इसमें टाइम लग रहा था पर बाकी सभी तो अभी तक ब्रेड को कैच भी नहीं कर पाए थे। साकामोटो गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, जिसके बाद अचानक से वो पैकेट नीचे आ जाता है। यहाँ पर अभी उनके टीचर भी ये देखकर बहुत हैरान थे। वो कह रहे थे कि उन्होंने बहुत पहले अमेजोन के जंगलों में एक क्रोकोडाइल को ये अटैक परफॉर्म करते हुए देखा था। अब यहाँ पर साकामोटो तो ब्रेड लेकर आगे बढ़ गया था, लेकिन बाकी स्टूडेंट वहीं पर उछल रहे थे। यही चीज साकामोटो देखता है तो वो तुरंत ही लौटकर वापस आता और अपने ब्रेड के कुछ पीसेस उन्हें देता है और कहता है कि हम साथ में रेस क्लियर कर सकते हैं। इस चीज से साकामोटो का इंप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ गया था और सभी गर्ल्स फिर से उससे इंप्रेस हो चुकी थी। अब अगले गेम में सभी लोग फिर से चीटिंग करते हैं क्योंकि अगली गेम थी दौड़ने की। तो यहाँ पर साकामोटो तैयार था, लेकिन अब जैसे ही वो भागता है तो अचानक से वो गिर जाता है क्योंकि उसके जूते की लेस को सीरा ने बांध दिया था। अब साकामोटो यहाँ पर लेस खोलने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि वो बटन जो कि उसे लेकर जाना था और एक दूसरे प्लेयर को देना था जो कि अपनी रेस कंटिन्यू करेगा, उसे अपने मुंह में पकड़ता और बिल्कुल टाइगर की तरह बहुत ही स्पीड के साथ सबको पीछे छोड़ते हुए उस प्लेयर के पास पहुंचता है। हम देखते हैं कि ये उसकी क्लासमेट यागी थी जो कि बटन को लेकर भागती है, लेकिन यागी बहुत ज्यादा तेज नहीं भाग पाती, इस वजह से वो पीछे रह गई थी। और अभी सभी गर्ल्स उसके बारे में बात कर रहे थे और उसे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी और इसी वजह से वो भागते हुए रोने भी लगी थी। दूसरी तरफ इसके बाद अब सीरा को वो बटन मिलने वाला था। यहाँ पर वो तो बिल्कुल होप ही खो चुका था कि वो लोग नहीं जीतने वाले। पर जब वो पीछे देखता है तो वहां पर यागी दौड़ते हुए आ रही थी और रो रही थी। ये देखकर उसका हार्ट चेंज हो जाता है और वो तुरंत ही बटन को लेकर वहां से भागता है और भागते भागते उसने अपनी शर्ट उतार दी थी। हमें पता है कि वो थोड़ा मोटा है, इस वजह से वो अपनी टमी दिखाते हुए बड़े धीरे धीरे भाग रहा था। ये चीज भले ही बहुत एम्बैरेस करने वाली थी, लेकिन ऐसा उसने इसीलिए किया था जिससे कि फिर कोई भी यागी पर ब्लेम ना डाले। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि गेम के बाद जब ये लोग हार जाते हैं तो यागी अभी सभी से माफी मांग रही थी, लेकिन जो सभी गर्ल्स थी वो यागी से कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं, उसने तो अपनी पूरी मेहनत करी, मगर वो लोग सीरा की वजह से हारे हैं। कुछ देर के बाद हम सीरा को देखते हैं जो कि पेड़ के पास उदास बैठा हुआ था। तभी साकामोटो पेड़ के ऊपर आता है, जिसे देखकर सीरा कहता है कि क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो, जिस पर साकामोटो कहता है कि नहीं, तुमने तो बिल्कुल एक हीरो जैसा काम किया है। अब इसके बाद साकामोटो वहां से चला गया था। हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद यागी भी वहां से जाती है। अभी सीरा तो उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला सकता था क्योंकि उसे शर्म आ रही थी, लेकिन यागी यहाँ पर रुककर सीरा से कहती है कि वो सच में कमाल का है। ये सुनकर सीरा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा भी फील हुआ था। अब गैदरिंग इवेंट तो लगभग खत्म हो गया था। इसके बाद में एक अगला इवेंट चालू होता है जिसके दौरान उन्हें कई सारे स्टॉल लगाने थे, मतलब हर क्लास अलग अलग स्टॉल लगाएगी। तो यहाँ पर अभी सभी हायाबुसा को देखते हैं जो कि अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर कॉटन कैंडी का स्टॉल लगाने की बात कर रहा था। अब उनका ग्रुप इतना ज्यादा कूल है, इसीलिए बाकी लोग तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि हम कॉटन कैंडी क्यों बेचेंगे, पर हायाबुसा कहता है कि हमें कुछ सिंपल चीजें भी करनी चाहिए। तभी वहां पर सीरा, मारियो और किनकिन आते हैं जो कि कहने लगते हैं कि क्यों ना हम साकामोटो को भी हमारे साथ ले ले। यहाँ पर ये नहीं था कि सिर्फ एक ही क्लास के लोग ग्रुप बना सकते हैं, वो किसी दूसरे क्लास के लड़के को भी ज्वाइन करने को कह सकते हैं।
इस वजह से हायाबुसा बहुत इंटरेस्टेड था, पर मोरायामा उसे मना करता है। लेकिन बाद में हायाबुसा मान जाता है कि हमें उसे बुला लेना चाहिए। अब तभी वहां पर एक नया लड़का फायू केस आता है, जो कि हायाबुसा के सिर पर जोर से मारते हुए उस कॉटन कैंडी के उस मशीन पर सिर रखकर कहने लगता है कि आखिर ये साकामोटो है कौन, और तुम एक जूनियर को हमारे सीनियर क्लास में क्यों एंट्री दे रहे हो। इस पर हायाबुसा उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन इस वजह से फायूकेस उसके सर को कॉटन कैंडी मशीन के पास लेकर आता है, जिसकी वजह से उसकी नाक थोड़ी इंजर्ड हो जाती है। अगली सीन में हम साकामोटो और उसकी क्लास को देखते हैं। वो लोग अभी बैलून्स फुला रहे थे और बलून से एक डॉल टाइप का कुछ बना भी रहे थे। यहाँ पर सभी बच्चे अभी अलग अलग काम कर रहे थे। तभी हम दो और लड़कों को देखते हैं जो कि उन्हीं की क्लास के हैं, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं करवा रहे थे, क्योंकि वो इस चीज में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थे। अब वो चुपचाप से बैठे रहे, ये भी बहुत होता है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सभी गर्ल्स का मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने जो बड़ा सा बलून बनाया था, बलून डॉल, वो उसका बलून निकालकर मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन साकामोटो सिचुएशन को संभालता है और वो जो कुछ भी कर रहे थे वो उसे इस तरह से प्रेजेंट करता है जैसे कि ये कोई अच्छे काम के लिए हो रहा हो। जैसे कि उन्होंने कुछ बलून्स को वहां हवा में छोड़ दिए थे, जिसे साकामोटो डेकोरेट कर देता है। और इसी तरह से वो कई सारी चीजें करते हैं इन्हें परेशान करने के लिए, लेकिन साकामोटो हर बार सब कुछ ठीक कर दे रहा था और उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। इससे परेशान होते हुए वो लड़के वहां से चले जाना ही पसंद करते हैं। बाहर आने के बाद उनकी मुलाकात होती है फायू केस से, जो कि अभी इन दोनों से कह रहा था कि अगर तुम मामूली सी बलून पार्टी या फिर बलून स्टॉल नहीं लगाना चाहते तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, हम बच्चे थोड़ी हैं। और इसके बाद वो उनसे कुछ कहता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं कि सुबह सुबह जब कुछ गर्ल्स स्कूल पहुंच गई थी और वो जब अपने क्लासरूम में आई थी, तब वो देखती है कि उन्होंने जो बलून डॉल क्रिएट की थी उसे किसी ने खराब कर दिया है। मतलब उसके जो सारे बलून्स थे वो फोड़ दिए गए हैं। ये देखकर वो काफी हैरान थे, लेकिन किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये किसका काम है। तभी उन्हें एक पोस्टर दिखता है जिस पर साकामोटो की फोटो बनी थी, और अगर वो लोग साकामोटो को पकड़वाते हैं तो उन्हें पैसे मिलेंगे, ऐसा लिखा हुआ था। और ऐसे कई सारे पोस्टर पूरे स्कूल में लगे थे। अब उन लोगों को हल्का हल्का सा साकामोटो पे शक हो ही रहा था, पर गर्ल्स कहने लगती है कि नहीं, साकामोटो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि उसने तो हमारी बहुत मदद की थी। अब तभी वहां पर वो दोनों लड़के आ जाते हैं जो कल यहाँ से चले गए थे, और कहते हैं कि हम पहले ही क्लास में आकर ये देख चुके थे कि सभी बलून फोड़े जा चुके हैं। इस वजह से हम बहुत सारे नए बलून लेकर आए हैं, हम इन्हें फुलाकर फिर से सबको सजा लेंगे। ये सुनकर सभी फिर से मोटिवेट होते हैं और काम शुरू कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि साकामोटो अभी जब अपना पोस्टर देखता है तो वो उसे नहीं पहचान पाता। तभी फायू केस वहां पर आकर सभी को बताता है कि ये फोटो साकामोटो की है, और अगर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं तो उन्हें इनाम मिलेगा, और ऐसा फेस्टिवल के इवेंट के तौर पर किया जा रहा है। अब सभी लोग साकामोटो के पीछे पड़ गए थे। साकामोटो भागता है और कई तरीके से छुपने की कोशिश करता है। अभी तक उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाया था, जिसके बाद साकामोटो एक थिएटर में पहुंचता है, जो कि उनके स्कूल में ही है। वहां पर एक प्ले हो रहा था और वहीं पर पहुंचकर साकामोटो पेड़ बनने की एक्टिंग करता है। अभी कोई भी उसे सच में पहचान नहीं रहा था, लेकिन तभी फायू केस वहां पर आकर अपने कुछ लोगों से कहता है कि वो सभी को बुला लाए और बताए कि उन्हें स्टेज पर ढूंढना चाहिए। अब जब उस स्टेज पर सर्चिंग चल रही थी, तभी वहां पर हायाबुसा और उसके लोग आ जाते हैं, जो कि साकामोटो को बचाते हैं और साकामोटो को सिग्नल देकर एक बिल्डिंग में आने को कहते हैं। अब अगली सीन में अब साकामोटो वहां पर जाता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि हायाबुसा और उसके दोस्त बता रहे थे कि फायू केस साकामोटो के पीछे पड़ा है। अब साकामोटो को ये चीज समझ नहीं आई थी कि आखिर फायूकेस उसके पीछे क्यों पड़ा है, और आखिर वो है कौन, जिस पर हायाबुसा बताता है कि वो थर्ड क्लास का स्टूडेंट है। अब हमें पता है कि साकामोटो फर्स्ट क्लास में, हायाबुसा सेकेंड क्लास में, मतलब 12th के बाद का अगर देखा जाए, और जो फायूकेस है वो थर्ड क्लास में। तो यहाँ पर साकामोटो थोड़ी थोड़ी चीजें तो समझ चुका था। हायाबुसा उसे ये भी बताता है कि फायूकेस को आदत है कि वो उस स्टूडेंट को परेशान करता है जो कि स्कूल में थोड़ा बहुत फेमस हो, जिससे कि वो स्टूडेंट स्कूल आना ही बंद कर दे, और ऐसा वो पहले भी कई लोगों के साथ कर चुका है। साकामोटो ये बात समझ चुका था। जहां पर आने के बाद सभी लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। उन लोगों को भरोसा था कि साकामोटो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, पर फिर भी उनके मन में एक डाउट बैठ चुका था। ये देखकर साकामोटो तुरंत ही वहां से चला जाता, और कुछ देर बाद अचानक से फिर से उनकी क्लास के गेट के बाहर कोई आता है, और वो जो भी आया था उसकी आवाज लड़की वाली थी, और वो लड़की कह रही थी कि ये सारे बलून उसने फोड़े थे। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर उसे उनकी डेकोरेशन खराब करनी थी। अब इन्हें तो सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, इस वजह से ये हैरान थे। और यहाँ पर अभी वो दोनों लड़के जिन्होंने असल में ये बलून फोड़े हैं, वो कुछ ज्यादा ही हैरान लग रहे थे, क्योंकि असल में तो ये बलून उन्होंने फोड़े हैं, फिर कोई दूसरा ये चीज कैसे कह सकता है। वो सब इसे कहने लगते हैं कि ये झूठ है, हमें नहीं लगता कि ये बलून इसने फोड़े हैं, ये जरूर साकामोटो का ही काम होगा। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर किसी और क्लास को कैसे पता कि हमारी क्लास की डेकोरेशन पूरी हो चुकी है।
और वैसे भी हमारी क्लास की चाबी तो किसी के पास होती नहीं, सिर्फ हमारी क्लास के अलावा। ये सुनकर गर्ल्स के माइंड में एक चीज ट्रिगर होती है कि इन लोगों को कैसे पता चला कि सारी डेकोरेशन पूरी हो चुकी है और ये लोग इतनी सुबह क्यों आए, क्योंकि अक्सर ये लोग हमेशा लेट ही आते हैं। ये चीज जानकर वो समझ गए थे कि वो सारे बलून इन दोनों ने ही फोड़े हैं। इस वजह से अब उन दोनों का भांडा फूट चुका था। लेकिन अब ये तुरंत ही वहां वो बनाए हुए बड़े बड़े बलून के डॉल को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर वो लोग उन पर हमला करने की कोशिश करेंगे या उनकी तरफ बढ़ेंगे तो वो इन डॉल को फोड़ देंगे। अब वहां गेट की तरफ से साकामोटो आता और ये लड़की की आवाज असल में वही निकाल रहा था। तो यहाँ पर आकर वो अब एक बलून से एक नकली गन बनाता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने उस बलून डॉल को नहीं छोड़ा तो मैं शूट कर दूंगा। वो लोग हंसते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद साकामोटो लगातार 3-4 बलून को फोड़ता है। ये देखकर वो हैरान थे कि आखिर एक बलून गन ऐसा कैसे कर सकती है। इसी वजह से वो थोड़े से डर भी जाते हैं और इस चीज का फायदा साकामोटो उठा लेता है। वैसे असल में कुबोटा उन बलून को एक मिरर की मदद से फोड़ रहा था। अब कुछ बलून तो फूट गए थे और इनके पास और बलून भी थे नहीं। वो दोनों लड़के भी माफी मांग लेते हैं कि उन्होंने ऐसा फयू के इसकी बातों में आकर किया, जबकि वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहते थे। वो बस साकामोटो से थोड़ा जेलस फील कर रहे थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास बलून नहीं है और इनकी डेकोरेशन भी अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन तभी साकामोटो हायाबुसा को वहां पर बुला लेता है, जिसके बाद वो उसके कॉटन कैंडी स्टॉल को खुद के बलून डेकोरेशन के साथ ज्वाइन करके कंबाइंड क्लास स्टॉल लगाते हैं। और यहाँ पर अभी वो कॉटन कैंडी के कपड़े पहनकर घूम रहे थे, जिसकी वजह से जब ये इवेंट स्टार्ट होता है तो उनके स्टॉल पर बहुत सारे लोग आते हैं। अब कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि 3 गर्ल्स अभी बैठकर साकामोटो और कुबोटा को देख रही थी, जो कि अभी अपने खाने के साथ खेल रहे हैं क्योंकि वो गर्म है। यहाँ पर उन तीनों गर्ल्स में मायूमी भी थी, जो कि सबसे पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट करती है। वो कहती है कि वो साकामोटो से पहली बार क्लासरूम में इंट्रोड्यूस हुई थी, जब एग्जाम के टाइम पर उसका इरेजर नीचे गिर गया था। और साकामोटो जब उसे उठाने जाता और वो भी जब उसे उठाने जाती है तो उनके हाथ लगभग टच होने वाले थे। मायूमी के लिए तब से ही वो इरेजर लकी हो चुका है और वो उसे अभी तक संभाल कर रखी है। इसके बाद वहीं बैठी वो दूसरी लड़की माई चेन बोलती है कि वो साकामोटो से पहली बार बारिश के टाइम पर मिली थी, जब उसका छाता टूट गया था। तभी उसने साकामोटो को देखा था। जिसका छाता भी पलट चुका था। लेकिन साकामोटो फिर भी उसे एंजॉय कर रहा था। जिसके बाद माई चेन को बारिश का सीजन बहुत पसंद आने लगा। अब तीसरी लड़की बताती है कि वो साकामोटो से तब मिली थी जब वो लाइब्रेरी से बहुत सारी किताबें लेकर आ रही थी और उसके पास उसका बैग नहीं था। किताबें नीचे गिर जाती है लेकिन नीचे टच होने से पहले ही साकामोटो उन्हें कैच कर लेता है और इसी से वो इम्प्रेस हो गई थी। यहाँ पर वो तीनों ही इस चीज को याद कर रही थी, तभी वो सामने साकामोटो और कुबोटा को आता हुआ देखती है। जहाँ कुबोटा साकामोटो से पूछता है कि क्या उसे याद है कि हम पहली बार कब मिले थे, तो वो कहता है कि नहीं, वो भूल चुका है। जिस पर कुबोटा बताता है कि एक दिन कुबोटा की उंगली में कुछ चोट लगी थी और वो बैंडेज लगा कर आया था, लेकिन बैंडेज अचानक से गिर गई क्योंकि वो स्लिप हो रही थी। जिसके बाद साकामोटो ने ही उस बैंडेज को उसे पहनाया और सिचुएशन बिल्कुल एंगेजमेंट टाइप की बन गई थी। ये सुनकर वो तीनों गर्ल्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उन्हें लगता है कि सबसे रोमांटिक सिचुएशन तो कुबोटा और साकामोटो की रही होगी। तभी वो कुबोटा से थोड़ा जेलस फील कर रही थी। अब एक दिन की बात है, शाम का टाइम था। साकामोटो मार्केट में घूम रहा था, तभी वो दो लड़कों से मिलता है। इन्हें वो जानता नहीं था। वो लड़के यहाँ पर ग्रुप डेट के लिए आए थे और उन्हें वैसे भी एक मेंबर की जरूरत थी, क्योंकि ग्रुप डेट 3-3 की थी। इस वजह से वो साकामोटो को भी अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें साकामोटो भी ठीक ठाक लग रहा था। और वैसे भी साकामोटो ज्यादा समझदार लगता नहीं है, क्योंकि वो दिन भर स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनता है। इस वजह से गर्ल्स को अट्रैक्ट करने में उन्हें ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि साकामोटो बेकार है तो उनके पास सिर्फ वो दोनों ही चॉइस बचेगी। अब ग्रुप डेट स्टार्ट होती है। यहाँ पर जो तीनों गर्ल्स थी वो साकामोटो को देखकर अभी थोड़ी हैरान थी। वो पूछती है कि उसने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है, जिस पर वो दोनों लड़के बताते हैं कि साकामोटो कॉस्प्ले कर रहा है स्कूल स्टूडेंट का। अब वो तीनों मान लेती है, लेकिन उन्हें साकामोटो में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद अब वो लड़के से उनके एम्बिशन के बारे में पूछती है। यहाँ पर एक लड़का रियो कहता है कि वो बड़े होकर एक बार ओपन करना चाहता है। वहीं दूसरा लड़का कुहे कहने लगता है कि वो बड़े होकर अपने फादर का डेंटल क्लिनिक संभालेगा। अब बारी आती है साकामोटो की। जब वो उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि वो बड़े होकर नासा में ज्वाइन करना चाहता है और एक ऐसा प्लेनेट ढूंढना चाहता है जहां पर सारी ह्यूमैनिटी रह सके। इस वजह से साकामोटो ने पहली बार उन तीनों गर्ल्स की स्पॉटलाइट चुरा ली थी। अगली सिचुएशन बनती है कि वो एक गेम खेलते हैं जिसमें उन्हें एक हिप्पो के मुंह के अंदर हाथ रखते हुए कुछ सवाल पूछना था। ये बहुत अजीब सा गेम था। तो यहाँ पर जब साकामोटो की बारी आती है तो उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस वजह से वो हिप्पो उसके हाथ को बाइट कर लेता है। अब साकामोटो उस हिप्पो के सर पर हाथ फेरता है। वैसे तो वो हिप्पो प्लास्टिक का है, लेकिन ना जाने कैसे वो अपना मुंह खोल लेता है और वो तीनों गर्ल्स साकामोटो का केयरिंग नेचर देखकर फिर से हैरान हो जाती है
और दूसरी बार साकामोटो फिर से उनकी स्पॉटलाइट चोरी कर लेता है। अभी ये देखकर वो दोनों लड़के ही हैरान थे, लेकिन इसके बाद वो काराओके करने का फैसला करते हैं, जहाँ पर वो गाना गाते हैं। अभी वो दोनों बहुत अच्छा गाना गाते हैं, इस वजह से गर्ल्स उनसे इम्प्रेस थी। लेकिन फिर इसके बाद साकामोटो अचानक से खड़े होकर अपने हाथ को आगे करते हुए अपने मुंह को अपने हाथ से टच करते हुए एक साउंड क्रिएट करता है, जो कि बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट की तरह लग रहा था। ये देखकर वो गर्ल्स उन दोनों लड़कों पर ध्यान नहीं देती और साकामोटो पर ध्यान देने लगती है। और इससे थोड़ा गुस्सा होकर वो दोनों लड़के फैसला करते हैं कि वो टीम अप करके साकामोटो को एम्बैरेस फील कराएंगे। वो जूस मंगाते हैं, जहां उन्होंने साकामोटो के लिए 100% कोला का जूस बनाया था, जिससे कि उसे गाते वक्त डकार आ जाए और वो थोड़ा सा एम्बैरेस फील करे। अब साकामोटो गाना स्टार्ट करता है। उसने यहाँ पर एक जर्मन लैंग्वेज का गाना सुना था। उन तीनों लड़कियों ने जर्मन लैंग्वेज आज तक जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी, इस वजह से उन्हें समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, पर उन्हें वो गाना और साकामोटो की आवाज बहुत ही अच्छी लग रही थी। और जब साकामोटो को डकार आने वाली थी, तभी साकामोटो ट्यून चेंज कर देता है, जिस वजह से सिचुएशन बिल्कुल भी बिगड़ती नहीं है, बल्कि उसकी आवाज को सुनकर आसपास के जो ग्रुप डेट की गर्ल्स थी वो भी वहां पर आ जाती है। और इसके बाद वहां पर कारों के रूम में भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है। ये देखते हुए साकामोटो तुरंत ही वहां से भाग गया था। और वहीं कुहे और रियो के हिसाब से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वो लोग कर चुके थे साकामोटो को यहाँ पर लाकर। अब ये सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें हायाबुसा को दिखाया जाता है। हमें जानने को मिलता है कि उसकी मदर नहीं है, इस वजह से उसके फादर ने फैसला किया है कि वो दूसरी शादी करेंगे। वैसे हायाबुसा ये बिल्कुल नहीं चाहता, पर अपने भाई बहन को देखते हुए उसे इस चीज के लिए हाँ करनी पड़ती है। वैसे अभी उसे ज्यादा अच्छे तौर तरीके आते नहीं, इसीलिए जब उसके फादर उसकी नई मदर से मिलने के लिए जाएंगे, तो वहां पर उसकी नई मदर हायाबुसा को भी देखेगी, तो उसे हायाबुसा का बर्ताव थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। इस वजह से हायाबुसा साकामोटो से जाकर मिलता है और उसकी हेल्प मांगता है। साकामोटो बताता है कि हायाबुसा एक दिन में तौर तरीके नहीं सीख सकता, उसे इसमें टाइम लगेगा, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था। इस वजह से साकामोटो एक बड़े साइज की शर्ट लाने को कहता है, जहां साकामोटो उसके पीछे छुपा हुआ था और हायाबुसा वो शर्ट को टाइट पहने हुए था। यहाँ पर हायाबुसा अपने हाथ शर्ट के अंदर रखता है और साकामोटो वहां शर्ट के बाहर हाथ निकालते हुए सारे काम खुद के हाथों से करता है, जिस वजह से अभी हायाबुसा के फादर की जो नई मदर बनने वाली है, वो हैरान थी कि हायाबुसा कितना ज्यादा परफेक्ट है और उन्हें उसके तौर तरीके भी काफी पसंद आते हैं। वैसे अभी हायाबुसा के फादर को और उनकी नई पार्टनर को कुछ बात करनी थी, इस वजह से हायाबुसा और साकामोटो वहां से चले जाते हैं। अब वो सभी किसी अनजान होटल में आए थे, इस वजह से वहां का जो रास्ता था वो उन्हें नहीं पता था। वो रास्ता भटक जाते हैं और गोल गोल घूमते हुए वहीं उस होटल की दूसरी साइड आ जाते हैं, जहां पर अचानक से एक सुनसान गली में वो देखते हैं कि कुछ गुंडे हायाबुसा के फादर को पकड़े हुए थे। ये देखकर हायाबुसा हैरान था और यहाँ पर उसकी जो नई मदर होने वाली थी वो बिल्कुल आजाद खड़ी थी, क्योंकि वो लड़की असल में यही काम करती है। वो इस तरह से लोगों को फंसाती है और फिर बाद में इस तरह से उन्हें लूट लेती है। अब यहाँ पर हायाबुसा खुद की इमेज को सामने नहीं रखना चाहता था, इस वजह से साकामोटो वहां आगे आता है और हायाबुसा पीछे आ जाता है, जहां पर इस बार हाथ हायाबुसा के थे और फेस साकामोटो का। वो दोनों ही आगे बढ़ते हुए तुरंत उन गुंडों को पीट कर भगा देते हैं, लेकिन तभी एक और गुंडा वहां पर आता है और बहुत तेज हमला करता है, जिसे हायाबुसा ने अपने हाथों को पीछे करते हुए रोक लिया था। लेकिन इस चीज में उसे थोड़ी सी चोट लग गई थी। ये देखकर अभी साकामोटो थोड़ा सा हैरान था, लेकिन इसके बाद वो दोनों मिलकर लड़ने का फैसला करते हैं, जिसकी वजह से उनके चारों हाथ दिख रहे थे। और ये देखकर हायाबुसा के फादर बहुत ज्यादा हैरान थे और वहीं पर वो बेहोश हो जाते हैं। बाद में हायाबुसा उन्हें उठाकर ले गया था और साथ ही उसने साकामोटो को थैंक यू भी बोला था। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं और अब विंटर सीजन आ चुका था। यहाँ पर सर्दियां भी चालू हो चुकी थी। साकामोटो और कुबोटा अभी स्कूल की तरफ जा रहे थे, तभी साकामोटो को रास्ते में सासी मारियो और किनकिन मिलते हैं, जो कि अभी बर्फ के साथ खेल रहे थे। वो यहाँ पर साकामोटो से भी खेलने को कहते हैं। साकामोटो रुक जाता और उनके साथ खेलने लगता है। वो कई सारे गेम ट्राई करते हैं, जिसके दौरान हर गेम में साकामोटो सासी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। सासी ने ही साकामोटो को यहाँ पर गेम खेलने के लिए रोका था, इस वजह से उसे ये चीज अच्छी नहीं लगती कि साकामोटो सभी को इम्प्रेस कर रहा है, और इसी से दुखी होकर वो वहां से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे फयू केस मिलता है, जो कि उसे थोड़ा सा भड़का देता है साकामोटो के खिलाफ। जिसके बाद वो वापस आकर साकामोटो को स्नोबॉल फाइट के लिए चैलेंज करता है। इस फाइट के दौरान सासी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो साकामोटो को हराए और उसे लूजर की तरह फील कराए, लेकिन साकामोटो हारता ही नहीं, बल्कि वो सासी पर ही बॉल फेंकता है, जिसकी वजह से सासी खुद ही हार जाता है। अब सासी इस चीज से बहुत परेशान था। कुछ टाइम के बाद की बात है, साकामोटो आज स्कूल नहीं आया था और स्कूल में अभी सभी बच्चे मेगुमी की फोटोज को देख रहे थे, जो कि उसने खींची है। और इन फोटोज में साकामोटो की भी कुछ फोटोज थी, इसीलिए जो जो फोटो अच्छी लग रही थी या जिसमें साकामोटो था, वो फोटो की कॉपी सभी गर्ल्स मांग रही थी और इससे मेगुमी का अच्छा धंधा चल रहा था। दूसरी तरफ हम सासी को देखते हैं, जो कि अभी उदास बैठा था,
क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी फाइव केस की बातें घूम रही है। उसके दोस्त यहाँ पर आते हैं पर वो लोग भी ये नोटिस करते हैं कि साकामोटो की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे क्लास में बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभी सब साकामोटो की ही बातें कर रहे थे और उसकी कई सारी फोटोज शेयर करना शुरू हो गई थी। इसके बाद सासी वहां से चला जाता और बाद में वो फिर से फाइव केस से मिलता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि अभी एक सेरेमनी हो रही थी, क्योंकि सभी स्टूडेंट लगभग पास हो चुके हैं। इसका मतलब अब वो अपने नेक्स्ट ईयर में कदम रखेंगे। फयूकेश जो कि थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, अगर वो पास हो जाता तो वो यहाँ से चला जाता, लेकिन वो जानबूझकर पास नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम साकामोटो को देखते हैं जो इस सेरेमनी के दौरान वो स्पीच देने के लिए आया था। वो एक बहुत ही अच्छी स्पीच देता है, लेकिन तभी वहां पर सासी एक लोहे के बैट के साथ आ जाता है। वो साकामोटो की तरफ बढ़ रहा था, इस वजह से कुछ गर्ल्स उसे रोकने की कोशिश करती है, पर अभी उन्हें नहीं पता था कि वो यहाँ पर क्यों आया, और साथ ही वो किसी के कहने पर रुक भी नहीं रहा था। वो यहाँ पर साकामोटो के पास आता और उस पर कई सारे अटैक करता है, लेकिन साकामोटो उन सभी अटैक को डॉज करते जा रहा था और उससे दूर हटता जा रहा था। ये देखकर सासी भी धीरे धीरे उसका पीछा करता है। साकामोटो यहाँ पर रेलिंग के ऊपर चलता है, तभी सासी भी उसके पीछे आता है, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो वहां से नीचे गिरने वाला था। पर इतने में ही साकामोटो अपना एक हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन सासी साकामोटो की मदद नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से फयू केस के कंट्रोल में था। इसीलिए वो यहाँ पर अपने लोहे के बैट से उसके हाथ पर बार बार मारने लगता है, जिससे साकामोटो के हाथ से धीरे धीरे खून भी निकलना शुरू हो गया था। सभी लोग ये देखकर हैरान थे। उन्हें नहीं लग रहा था कि ये कोई प्ले का हिस्सा है, इस वजह से अब वो आगे बढ़ने वाली थी। पर तभी कुबोटा कहता है कि हमें साकामोटो पर भरोसा रखना चाहिए। यहाँ सासी अभी रुक ही नहीं रहा था। वो साकामोटो के हाथ पर कई बार हिट करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ अब सुन पड़ने लगा था, और इसी वजह से सासी अब वहां से नीचे गिरने लगता है, क्योंकि साकामोटो का हाथ अब काम करना बंद कर चुका था। लेकिन उसी समय साकामोटो ने तुरंत ही अपने पैंट की बटन खोलते हुए किसी तरह रेलिंग से लटक कर सासी को बचा लिया था और उसे सही सलामत नीचे उतार देता है। सासी को अब अपनी इस चीज पर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो साकामोटो से आंख नहीं मिला पा रहा था। अब इसके बाद वो लोग तुरंत ही साकामोटो को वहां से सीधा स्कूल के हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं, जहां पर एक नर्स साकामोटो की ट्रीटमेंट करती है। अभी साकामोटो को और भी ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि उसे बहुत चोट लगी थी। बाहर आने पर सासी उससे माफी मांग रहा था, क्योंकि उसे सच में बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन अब हायाबुसा उससे कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो इतने टाइम फयूकेस की बात मान रहा था और फयूकेस ने ही उसे मैनिपुलेट किया था, और वो ऐसा सभी के साथ करता है। हायाबुसा ने अपने दोस्तों से भी कहा था कि फयूकेस जानबूझकर फेल हो चुका है, इस वजह से अब वो उन्हें इस चीज पर ध्यान रखना होगा कि वो उन्हें मैनिपुलेट ना कर पाए। वैसे अब हमें पता चलता है कि उन्होंने ये ईयर तो कंप्लीट कर लिया है, इसका मतलब अब ये नेक्स्ट ईयर में जाने वाले हैं। लेकिन उन्हें सदमा तब लगता है जब साकामोटो क्लास में आकर बताता है कि उसे एक प्रोजेक्ट पर काम मिला है, जो कि एक एरोस्पेस प्रोजेक्ट है, यानी स्पेस से रिलेटेड। उसे यहाँ पर मार्स से कुछ जानकारी मिलेगी, जिसके बाद वो रिसर्च कर सकता है कि इंसान मार्स पर रह सकते हैं या नहीं, जिसमें उसका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। इस वजह से वो यहाँ से जा रहा है बहुत दूर। ये सुनकर सभी हैरान थे। अभी क्लास का माहौल थोड़ा फनी करने के लिए टीचर हाथ में कुछ केक लेकर आते हैं और साकामोटो की तरफ फेंकते हैं, लेकिन साकामोटो उन्हें डॉज करते हुए वहां से चला जाता है। नीचे आने के बाद वो यहाँ पर हायाबुसा से मिलता है। हायाबुसा कह रहा था कि साकामोटो कहाँ जाने वाला है, क्या वो अमेरिका जाने वाला है, और आखिर वो आगे करेगा क्या। तो इस पर साकामोटो बताता है कि उसे एरोस्पेस से एक प्रोजेक्ट में ज्वाइनिंग लेटर आया है, इसीलिए वो वहीं जा रहा है। यहाँ पर हायाबुसा साकामोटो के लिए बहुत खुश था। साकामोटो जब बाहर जाता है तभी वो ऊपर देखता है कि उसकी क्लास से सभी स्टूडेंट बाहर झांक रहे हैं और सभी के ऊपर केक लगे हुए थे। वो रोते हुए यहाँ पर साकामोटो को बाय कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि साकामोटो उनका सबसे अच्छा दोस्त है और हमेशा रहेगा। ये सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो ये किसी को दिखाता नहीं और वहां से आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।